हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और जैसा कि ये आपका एसएससी जीडी यूपीपी जो भी आमतौर पे आपके एग्ज़ाम आगामी हैं उन सब से संबंधित है ना, पेट स्पेशल कह सकते हैं। तो एसएससी जीडी या जो भी आपके इधर जो रिसेंटली एग्ज़ाम है उन सब के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी जो भी एग्ज़ाम हो सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है ना। और ये इसका सेट नंबर 4 हो जाएगा, तो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यानपूर्वक देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी देखिए, एक सामान्य सा आप सिलेबस पढ़ जाते हैं और उसके बाद फिर वहीं से कहीं से क्वेश्चन जब बनता है अगल बगल से तो समस्याएं थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। तो उसको हम लोग उस खाई को हम लोग प्रैक्टिस सेट के थ्रू भर सकते हैं ना, कि क्वेश्चन किस तरीके से उठाया जा सकता है या जिसमें स्टैटिक और बाकी सारी चीज़ें भी कवर अप हो जाती है ना। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और कंटिन्यू एंड तक देखिए, मज़ा आएगा, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। ये हो गया पहला क्वेश्चन कह रहा है मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है। अब देखिए सामान्य सा प्रश्न है, ज़्यादा कुछ है तो इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी अगर ना पता हो तो फिर टैकल करने में समस्या बढ़ेगी, ठीक है ना। तो कह रहा मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है, घुटकी, कंठ, मज्जा, कंठ छद, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है, इसको हम कहते हैं लिरिक्स, है ना। जो कंठ है उसे लिरिक्स कहते हैं और ये वाला हिस्सा घुटकी होती है ना, जो उठा हुआ सा होता है। बाकी मज्जा, अस्थि मज्जा, आमतौर पर जो मज्जा है तो हम बोन मेरो जो कहते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा से कई बार प्रश्न बनता है कि हमारी जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, वो सब कहाँ बनती हैं, तो श्वेत रक्त कणिकाएं हो या डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी और लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, इन दोनों का निर्माण कहाँ होता है, बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में, ठीक है ना। तो बाकी इसका तो कुछ था नहीं, कंठ है ना, कंठ से ध्वनि यानी कि लिरिक्स, ठीक है, वहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती, साउंड वहाँ से हमारा जनरेट होता है। फिर कह रहा विद्युत चालन करने क्या हो रहा है, विद्युत चालन करने ओ इसको, ये तो पूरा क्वेश्चन ही गायब हो गया। अब उसको अंडू करने वाला तो विकल्प नहीं दिख रहा। चलिए, पता नहीं क्या क्वेश्चन था, पढ़ भी नहीं पाए। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। कह रहा है यह प्रक्रिया है जिसमें वन को फिर से लगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था और बाद में उसे नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो पहले लगाना फिर नष्ट करना, ये जो ऐसे तो ऐसे दिखने में लग रहा होगा बड़ा आसान है ना। तो वह ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें वन को फिर से लगाया जाता है, जो पहले कभी मौजूद था बाद में उसे नष्ट कर दिया गया था और फिर उसको लगाया गया। समझिए इस बात को, यानी कि अभी लगाया जा रहा है, इसको आप पढ़ के तुरंत आप लगा देंगे झूम खेती, ठीक है, जो हो जाएगा गलत। तो थोड़ा सा यहाँ पे बारीकी को समझेंगे। झूम खेती जो होती है आमतौर पे हमारे यहाँ भारत में, हालांकि दुनिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाने जाते, तो कम से कम हम भारत का जाने तो भारत में झूम खेती जो है मतलब क्या है, जो जंगलों को काट करके जला करके जो खेती बाड़ी की जाती है उसे हम कहते हैं झूम खेती, ठीक है ना। तो भारत का वो वाला हिस्सा जो पूर्वोत्तर का है, समझ रहे ना, पूर्वोत्तर का जो हिस्सा है वो क्या करता है, वो करता है झूम खेती, ये वाला हिस्सा है ना। अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, ये सब जो क्षेत्र हैं, आप तौर पे हम सेवन सिस्टर भी कह सकते हैं। तो पूर्वोत्तर वाला हिस्सा जो है हमारे यहाँ नागालैंड वगैरह, यहाँ पर झूम खेती की जाती है, ठीक है ना। झूम खेती मतलब जंगल हैं, जंगलों को काट दिया गया, जला वला के समाप्त करके और खेती बाड़ी की जा रही है। जब उसकी उर्वरता समाप्त हो जाएगी तब वो फिर अगले जंगल की ओर बढ़ जाएंगे, है ना किसान। तो वो होता है झूम खेती। लेकिन वही झूम खेती करने के बाद फिर से मान लीजिए जंगल खत्म हो गया, उर्वरता खत्म हो गई और पुनः फिर से हमें वन रोपण करना हो, जंगल को लगाना हो, तो उसे हम कहते हैं पुनर्वनीकरण, ठीक है ना। पुनर्वनीकरण। ग्रीन हाउस वो गैसें जो आमतौर पे गर्म गैसें होती हैं और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं, यानी कि तापमान को बढ़ाती हैं, सब ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ठीक है, ओजोन, जलवाष्प, ये सब बहुत सारे। क्लियर हो गया ना। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इसको जल्दी में टैकल करते समय कर देंगे गलत, ठीक है। कह रहा समतल दर्पण द्वारा बनने वाले जिस प्रतिबिंब को पर्दे से प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं। तो
कह रहा समतल दर्पण द्वारा बनने वाले जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे से नहीं में, तो पर्दे से जो नहीं प्राप्त होगा वो आभासी होता है। ठीक है, बात समतल दर्पण की हो रही है, तो समतल दर्पण में क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के बराबर ही बनता है, जितनी दूर पे बना है इस हिसाब से तो बराबर बनता है। ठीक है ना, तो इसमें तो अब ये एक इसका जो है पूरा बड़ा जो है आमतौर पे रेलवे के एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा पूछता है, तो उसमें बड़ी समस्या रहती है कि यार जो उत्तल है या अवतल है या समतल है, फिर इस तरीके से क्या मतलब किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि कब उल्टा बन रहा है, कब सीधा, कब छोटा, कब वस्तु से बड़ा। तो इसका एक मैं आपको जब एक प्रॉपर वीडियो ही लेके आऊँगा, तो कभी भी आपकी गलतियाँ कभी नहीं होंगी, चाहे किसी से भी कैसा भी प्रश्न पूछे। हाँ, जब तक के लिए आप बेसिक सा प्रश्न ये देख लीजिए कि जैसे कह लेता है कि नाई की दुकान पे कौन सा इस्तेमाल किया जाता है हजामत के लिए, तो वो ध्यान रखेंगे अवतल। ठीक है, जो वाहन होते हैं उससे छोटे वाहन जो होते हैं, वाहनों का जो लगाया जाता है वो होता है उत्तल, क्यों इत्यादि के बारे में हम लोग चर्चा, या कैसी प्रतिबिंब बनती है, या कभी सेपरेट वीडियो पे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। अभी के लिए बस इतना समझिए, तो आभासी होगा क्योंकि बन ही नहीं रहा है, स्पष्ट है ना। अच्छा, कई बार ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि 4 बार बनेगा, 6 बार बनेगा प्रतिबिंब, या अनंत बार बनेगा 90 डिग्री पर है या कितना, वो भी प्रश्न बनता है। तो यानी कि हम कहें तो लेंस से एक प्रॉपर आपका वीडियो आना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादातर जिसमें रेलवे में जैसे एग्जाम में ज़्यादा साइंस पूछी जाती है तो वहाँ से प्रश्न बनता है, ऐसे सभी के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन ठीक है देखेंगे, उसको एक साथ में कवर कराऊंगा, है ना। लेंस, दर्पण, ये सारी लेंस दर्पण दोनों में बड़ा अंतर होता है, क्योंकि ये पूरा प्रॉपर टॉपिक है, तो उसको हम लोग एक साथ, क्योंकि अभी आधा अधूरा बात की जाए तो आधा मिस हो जाएगा, उसको एक वीडियो में जब आप कंप्लीट पूरा एक क्लास देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, छोड़िए उसको, समझ गए होंगे। ये कह रहा कौन सा, देखिए स्टैटिक जी के कौन सा सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था, तो जीएसटी को लागू कौन करेगा भाई, देखिए फ्रांस के अंदर समस्याएं थोड़ी सी बढ़ गई थी, है ना, लोग चोरी करने लग गए थे, हमारे यहाँ भी तो चल रहा था, टैक्स चुराने लगे थे, तो सबसे पहले फ्रांस ने क्या किया था, फ्रांस ने जीएसटी लगाया था। ठीक है ना, सबसे पहले फ्रांस। और जीएसटी जो है इसे हम क्या कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, और जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, टैक्स है। ठीक है ना, इनडायरेक्ट टैक्स है। और इसको भारत में 1 जुलाई 2017 को संविधान में लाया गया, है ना। हालांकि अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो 122वां संविधान संशोधन था, 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, विधेयक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जो एक्ट बना है, एक्ट बना, कानून बना, वो 101वां, ठीक है ना, 101वां अधिनियम बन गया। तो अधिनियम और विधेयक में आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो 101वां अधिनियम बना जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसीलिए। और 279 में जीएसटी की बात कर लें तो 279A में जीएसटी की चर्चा अनुच्छेद में रखा गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ से आमतौर पे आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, टैकल कर लिया जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लियर है ना। बाकी कनाडा जानते हैं दूसरा सबसे बड़ा देश है और दुनिया की सबसे बड़ी जो है उसके पास क्षेत्रफल है ना। यूके, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये थोड़ा अंतर है, लेकिन ठीक है। यूके का तो इसमें प्राइम मिनिस्टर जानते ही हैं, ऋषि सुनक। यूएसए, अमेरिका जानते ही हैं, ये भैया अपने टाइम के, अब तो इनकी जो है प्रासंगिकता धीरे धीरे समाप्त हो रही है ना। हाँ, लेकिन कुल खाद्यान्न उत्पादन में दुनिया में सबसे ज़्यादा इसके पास खेती है, कृषि योग्य भूमि दुनिया में सर्वाधिक अमेरिका के पास है, फिर भारत के पास है, फिर चाइना वाइना का नंबर आता है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा मक्का, गेहूँ, मक्के इत्यादि का, गेहूँ का उत्पादन बहुत ज़्यादा करता है, तो मक्का यानी कुल खाद्यान्न का उत्पादन बहुत ज़्यादा उसके पास है, खेती योग्य भूमि। दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में, अब देखिए प्रश्न ये नहीं पूछा है कि जामा मस्जिद किसने बनाई थी, तो अब देखिए इसमें से इसको आप कैसे टैकल करेंगे, बड़ा आसान, कुछ भी तो नहीं है इस सवाल में, कुछ भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप उस चीज़ को टैकल करना जानते ही नहीं हो। 15 सदी, 17वीं सदी, 16वीं सदी, 18वीं सदी, मतलब क्या, देखिए जो सदी चल रही है उससे कम, अर्थात 16वीं की बात कर रहा हूँ, तो मतलब 1500 से
लेकर के 1600 के बीच का टाइम ड्यूरेशन 16वीं सदी रहेगी, है ना। 1501 1502 यानी 1599 तक। 18वीं सदी का मतलब 1700 से लेके 1800 के बीच में, ठीक है ना। अब आप आसानी से इसको आंसर आप कर पाएंगे। कैसे, देखिए दिल्ली जामा मस्जिद, पहली बात तो अगर डायरेक्ट क्लियर नहीं पता तो देखिए पहली बात तो शाहजहां ने बनवाया था, है ना। जामा मस्जिद, लाल किला, ताजमहल, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, तो शाहजहां ने बनवाया। अब शाहजहां का हमें टाइम ड्यूरेशन पता होना चाहिए। टाइम ड्यूरेशन पता होने के लिए चलिए, अच्छा मैं शुरू से बात करूं, जैसे मैं बाबर की बात कर लूँगा तो 1526 यानी कि 16वीं सदी, ठीक है, 1526 से लेकर 30 तक। फिर उसका पुत्र क्या नाम है, हुमायूं। पूरा वंश नहीं पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा समय बस देख रहा हूँ। 30 से 40, ठीक। और फिर 30 से 40, फिर कई कई किताबों में सिर्फ 56 लिखा होता है, या कहीं कहीं पे 55-56 लिखा होता है। थोड़ा सा इसमें परेशान नहीं होंगे, है ना, है ना। बीच में 40 से 55 तक शेरशाह सूरी, जब सूर्यवंश आया बीच में, लास्ट में चूंकि शेरशाह सूरी जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब जा करके ये चीज़ें शुरू होती हैं, है ना। हुमायूं के बाद हम बात कर लेंगे, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद उसका पुत्र जिसका नाम क्या है, जहांगीर, एक मिनट, अकबर, ठीक है, अकबर। तो 1556 से लेकर के 1605 तक, ठीक। यानी कि अकबर का समय काल कौन से है, 16वीं सदी में, ठीक है ना। 16वीं सदी से 17वीं सदी तक, तो मतलब 16वीं सदी में। और अकबर से ज़्यादा यही प्रश्न पूछता है कि अंग्रेज कब भारत में आ गए थे, तो अकबर के समय काल में भारत में आ गए थे। परमिशन जहांगीर से लेंगे, वो अलग बात है, ठीक है ना। जहांगीर, तो ये 1605 से लेकर के 27 तक, ठीक। क्या क्या क्वालिटीज़ है वो चर्चा नहीं कर रहा हूँ मैं, नहीं तो अत्यधिक। हाँ, जहांगीर के बाद उसका लड़का जिसका नाम क्या है, शाहजहां। और इस यही स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग इसको कहते हैं। 27 से लेकर के 27 से लेकर के फिर से वापस 56, 56, 49, एक मिनट, देखिए क्या नाम है उसका, इसके बाद औरंगजेब। देखिए याद रखने का तरीका क्या है, अगर किसी एक का याद है तो बाकियों का तो रिलेट हो जाएगा। तो ये भाई साहब 1707 तक रहेंगे, तो मतलब 49 साल इसको भी रहना है, तो मतलब 58, ठीक है। तो 1658 से ये उसके बाद उत्तर मुगल काल शुरू हो जाता है। तो बाबर जानते हैं, तोपखाने का और बारूद को, तुगलमा पद्धति, बहुत सारे चीज़ों से भारत में इंट्रोड्यूस करता है, जीतता है तुर्क, है ना। हुमायूं बड़ा कला प्रेमी था, चित्रकला के, सॉरी जहांगीर था वो। हुमायूं जो है ये ऐसा शासक था जो 2 बार शासक बना है ना। फिर उसके बाद अकबर तो पूरा हम डिटेल्स में पढ़ते ही हैं अकबर को, तो बहुत ज़्यादा इसमें भी नहीं। चर्च जहांगीर में थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि वो क्या करता था। जहांगीर ने क्या किया था, वो चित्रकला में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, तो चित्रकला का स्वर्णिम युग, और उसका पुत्र वो स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग, जिंदा पीर इसे कहते हैं। अभी बहुत सारे प्रश्न इनसे बनते हैं, तो छोड़िए। तो हाँ, फिलहाल हमारा आंसर क्या हो गया, जामा मस्जिद किस सदी में बनी थी, तो जामा मस्जिद किस सदी में बनेगी, 1605 से 27 तक है, अर्थात 17वीं सदी में, ठीक है ना, 17वीं सदी में बनाई गई थी, ठीक। क्लियर है। खाली इसमें टाइम पे चर्चा की हम लोग, बहुत सारी चीज़ें इसमें फिर बात करने के लिए हो जाएंगी। कह रहा है कौन से कथन से सही नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गिलीड डान विंसल्सो, देखिए गिलीड नहीं होता है, गिलियड होगा, ठीक है, डान विल्सनसो नहीं है। सही के लिए पूछा है तो उस हिसाब से विकल्प, तो देखिए ये उपन्यास वुल्फ हॉल, ये स्टीफन डेविंस हैं। टू किल मॉकिंग बर्ड के लेखक जो हैं हार्पर ली हैं, ये भी सही है, लेकिन वो विकल्प भी अच्छा हाँ है 2 और 3, ठीक है ना। रोबिन्सन्स या रेबिन्सन्स कुछ ऐसा है, ठीक है ना। तो विंसले तो नहीं है, ठीक है ना, तो दूसरा और तीसरा सही है, इसमें से सही पूछा। ये थोड़ा सा आपका जो एग्ज़ाम ये बनेंगे इस टाइप के, उसे कहते हैं थोड़ा सा लेवल का, है ना, मतलब टफ लेवल का, क्योंकि वो स्टैटिक करंट के तहत आ रहे होते हैं। करंट में जो चीज़ें घटनाएं घटित हो रही होती हैं उससे क्वेश्चन बन जाता है। ये भी प्रश्न कई बार बनता है, बहुत बेहतरीन है। 1314 में ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे, तो यह सीधी सी बात है, जतरा भगत। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको बस इतना याद रख लीजिए कि कौन है ताना भगत आंदोलन के जनक, जतरा भगत, ठीक है ना, बस इतना सही।
ये मुझे लगता है लगभग सबको याद रहा होगा। कह रहा 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी। तो अब ध्यान से समझिए, 4वीं से 9वीं शताब्दी की बात कर रहा है। 4वीं से 9वीं बोल करके ही ये विकल्प को पांड्य, चोल, चेर, ये तीनों जो हैं, हालांकि थोड़ा सा इसमें बहुत ध्यान से समझेंगे, चोल का थोड़ा अंतर भी रहता है। चोल, चेर, पांड्य ये 200 से 300 के बीच में ये संगम वंश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ऐसे ही क्लियर हो गया पल्लव वंश, ठीक है। कांजीवरम या कांचीपुरम आमतौर पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, उसकी राजधानी रही है पल्लवों की। तो चोल, चेर, पांड्य एक साथ एक समकालीन में रहते हैं। मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो 1 मिनट, हाँ ये थोड़ा सा देखिए, ये है संगम साहित्य में चोल, चेर, पांड्य, है ना। आमतौर पे चोल, चेर, पांड्य ये उस समय के एक साथ 200 से 300 के समय काल में शासनकाल रहे हैं। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि किसका क्या रहा है, ठीक है। प्रतीक पूछता है सबसे ज़्यादा। तो चोलों का तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, चोलों का बाघ है, और जो चेर थे वो तीर धनुष, पांड्यों की मछली, ठीक है। चोल, चेर, पांड्यों में ये ध्यान रखेंगे। चोलों का क्या रहेगा, बाघ, प्रतीक से ही पूछता है। बहुत ज़्यादा प्रश्न, बहुत ज़्यादा आपको किताबों में मिलेगा भी नहीं ये वाला। और चोल में थोड़ा सा आप डाउट में आ सकते हैं। जैसे पांड्य की मैं बात करूंगा तो अभी 200 से 300 ईस्वी के आसपास की बात हो रही है संगम वंश में। लेकिन पांड्यों में सुंदर पांड्य और वीर पांड्य की भी चर्चा हम देखते हैं खिलजी के समय काल में, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में, जिसमें मलिक कफूर जाता है सब दक्षिण वाले हिस्से में, वहाँ लूट मचाता है, जो सबसे बड़ी लूट थी, सबसे ज़्यादा धनराशि वहाँ से प्राप्त होती है। तो वो समय काल में बड़ा सा कंट्रोवर्सी है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो चोल, बाघ इतना याद रखिए, पांड्यों का मछली प्रतीक है, राज्य प्रतीक, और चेर का तीर धनुष, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। और तो इसका आंसर कांजीपुरम, पल्लव, ठीक है ना, क्योंकि 9वीं शताब्दी बोल दिया है, ऐसे ही हमारा आंसर हो गया है। The Commonwealth of Cricket, a lifelong love affair with most subtle and sophisticated game known to humankind। मतलब यार किताब लिख रहे हो, किताब की हेडिंग लिख रहे हो या पूरा सेंटेंस ही लिख रहे हो, है ना। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इनकी पुस्तक अभी हम लोग अभी देखेंगे ही। ये गुहा साहब हैं, रामचंद्र गुहा, है ना, इनकी पुस्तक है और काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखा है, जिसमें से मुझे ऐसा लगता है कि जो गांधी जी वाली पुस्तक है वो प्रश्न आपका देखने को मिलेगा, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये, ठीक है ना। रामचंद्र गुहा की जो पुस्तक है, ये ध्यान रखेंगे, गांधी, दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन और गोलमेज सम्मेलन तक का टाइम, है ना। तो द गांधी, या देखिए ये पुस्तक गांधी जी की जो है, इनके इसके अलावा इनकी बहुत सारी पुस्तकें अन्य भी हैं, है ना, ढेर सारी पुस्तकों में, चाहे वो ब्रिटेन सब देखिए, एलिफेंट एंड किंग्स, फ्रेंच रूरल हिस्ट्री, इस तरीके से बहुत सारी इनकी पुस्तकें हैं जिनको आप पढ़ेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक साथ कभी इनको हम लोग कवर करेंगे सारी पुस्तकों को, है ना, कोशिश करेंगे थोड़ा सा ट्रिक से भी कवर करें। तो अच्छा, आज का क्वेश्चन मुझे लगता हो गया है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।